हेलो फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के वन मैन आर्मी भी कहे जाते हैं और ये इनका जो बलिदान है वो इतना योगदानपूर्ण है कि उसको हम मरते दम तक या जन्म जन्म तक कभी भी नहीं भूल सकते। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा के एक संपन्न परिवार में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे और माँ का नाम प्रभावती देवी था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के प्रोस्टेट यूरोपियन स्कूल से ग्रहण की थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत साहसिक और निर्भीक थे। एक बार है कि 1916 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। यहाँ इतिहास के प्रोफेसर E.F. ओटेन ने कुछ भारतीय छात्रों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, जिसकी प्रतिक्रिया में छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मुख्य आरोपी मानते हुए कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। बोस द्वारा खुद अपने निबंधों के संग्रह द मिशन ऑफ लाइफ में लिखा गया है कि यह घटना उनके भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की, लेकिन अप्रैल 1921 में प्रोबेशन के दौरान वे इस्तीफा देकर आजादी के लिए चल रहे भारत संघर्ष में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस को अन्याय और अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। सन 1937 में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुझाया था और बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने भी थे, लेकिन अगले कार्यकाल के लिए गांधी जी बोस के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि बोस की जो रणनीति थी वो बहुत ही उग्र थी, लेकिन उनके फैसले लेने की ताकत बहुत ही समझी थी। गांधी जी ने अगले सत्र के लिए पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव में उतारा। गांधी जी का विरोध होने के बावजूद बोस की जीत हुई। उन्हें कुल 1580 मत मिले, जबकि सीतारमैया सिर्फ 1377 लोगों को ही समर्थन पा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई अस्थायी सरकार में वे स्वयं राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे। कैप्टन लक्ष्मी को महिला संगठनों की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं एस अय्यर को प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इस सरकार ने अपने बैंक नोट भी जारी किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान 18 अगस्त 1945 को ईंधन लेने के लिए ताइपे हवाई अड्डे पर रुका था। दोबारा उड़ान भरते ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बोस गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी रात उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत का बहुत बड़ा समुदाय तबका ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। का मानना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में जीवित बच निकले थे और वहां से रूस चले गए थे। हालांकि नेताजी के साथ उस विमान में सवार हबीब रहमान भी गवाही दी थी कि नेताजी उस दुर्घटना में मारे गए थे और उनके सामने ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो एक बार 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ था। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 21 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया था। सन 1934 में जब सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रेलिया में अपना इलाज कराते हुए ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाली टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली सेकल नाम की एक ऑस्ट्रेलियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए गाइस्टीन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियोना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। नेताजी ने अपनी पुत्री का नाम अनीता बोस रखा था। जब नेताजी दुर्घटना में मारे गए उस वक्त अनीता लगभग 3.25 साल की थी। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। विशेष पीठ का गठन किया। इसके अंतर्गत आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के राजपथ, जिसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण भी किया गया।
इस अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोरक्को और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता प्रदान की। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दिए गए। इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था, तो उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र आंदोलन में उनके योगदान का कोई सानी नहीं था। वे एक साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्साहित नेता थे। सुभाष चंद्र बोस श्री भागवत गीता से गहराई से प्रेरित थे। इसी कारण स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रभक्ति के लिए उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। उन्होंने अपने आह्वान में ये संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप में जीत लिए। दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हमारे देश में पैदा हुए। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों लोगों के जीवन में अवसर देगा। स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने खून से भुगतान करें। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में नेताजी के यश में वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों द्वारा किए गए विविध दुराचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष चंद्र के विरोध के बावजूद सारे देश को झंझोर देने वाले उस मुकदमे में माताएं अपने बेटों का नाम सुभाष रखने लगी थी, बड़ा गर्व महसूस करती थी और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा था। अब आपसे विराम लेते हैं और मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो के साथ। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।